Good morning, students. In this class, we are going to discuss a new chapter that is the friction. So, in this chapter, we will discuss about the friction force. What is the friction? सबसे पहले हम जो बात करेंगे तो यही बात करेंगे जो फ्रिक्शन होता है वो है क्या, कि फ्रिक्शन क्या है भाई, ये किसी आपको पता है फ्रिक्शन है क्या भाई, फोर्स है या कुछ और चीज है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन इज नथिंग, इट इज ए फोर्स। फ्रिक्शन क्या सिंपली एक फोर्स होती है। अब ये फोर्स कब लगती है, कैसे बनती है, कहाँ पर इसको हम अप्लाई करते हैं। तो फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, ये फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेटिव जो मोशन होता है उनको अपोज करती है। तो यही दे रखा आपके पास, फ्रिक्शन द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। यहाँ पर क्या बात होगी, बिटवीन टू सरफेस का मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे कि आप रिलेटिव, पहली तो एक चीज होती है भाई रिलेटिव मोशन की है, दूसरी चीज है कि जो सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस होते हैं उनकी क्या बात होती है यहाँ पर। तो रिलेटिव मोशन का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। मतलब सीधी सीधी बात है कि एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे का, यहाँ पर सरफेस की बात हो रखी है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि मोशन ऑफ वन सरफेस विद रिस्पेक्ट टू द अनदर सरफेस, कि एक के रिस्पेक्ट में जो दूसरा सरफेस होगा उसका जो मोशन होगा उसको क्या बोलते हैं भाई, फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम हो जाती है भाई जो फोर्स है तो ये कहाँ पर लगती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स, कि जिस डायरेक्शन में हमारी अप्लाइड फोर्स होगी ना उस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगी। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आप पता करते हैं ये कैसे अप्लाई होगी, कहाँ पर अप्लाई होगी। तो इसके लिए हमने मान लिया कि मेरे पास कोई भी एक ब्लॉक है, ठीक है। मान लीजिए ब्लॉक छोटा, एक सिंपल सी बात है कि मेरा बुक है और बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। जनरली मैंने कह दिया कि भाई बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, जैसे कि मान लीजिए भाई ये अपनी टेबल यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक बुक रखी हुई है। क्लियर। जब इस बुक को मैं इसके ऊपर मूव करवाऊंगा, ठीक है, भाई मैंने इसको आगे मूव करवाया या मैंने इसको इधर या इधर कहीं पर भी मूव करवाया, जब इसको मूव करवाता हूँ तो इसको मूव करवाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है एज कम्पेयर टू द मोशन ऑफ बुक इन एयर। भाई जैसे बुक है, बुक को मैंने हवा में लिए कैसे घुमाया उसमें तो कम फोर्स लगेगी, लेकिन क्या मैं टेबल के ऊपर रखे फिर इसको करने लगा तो क्या हो गया, अब दो सरफेस होगी, जैसे एक टेबल का जो अपर सरफेस होगा और एक बुक का जो लोअर सरफेस होगा, तो दोनों यहाँ पर क्या होगा, ये कॉन्टेक्ट में होगी। जब ये दोनों के दोनों कॉन्टेक्ट में होंगे, जब मैं बुक को आगे की तरफ अप्लाई करने लग रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई की है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो इन दोनों सरफेस के बीच में लगेगी, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी भाई, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और इधर जो ये लगने लग रही है ये कौन सी फोर्स होती है, अपनी अप्लाइड फोर्स। ये तो मेरी अप्लाइड फोर्स होगी और ये मेरी फ्रिक्शन फोर्स होगी। जो आगे की तरफ जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसको तो बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन जो उसके मोशन को अपोज करने के लिए, अब जैसे बुक आगे की तरफ जा रही है तो उसका जो मोशन आगे की तरफ उसको अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिसको हमने क्या नाम बोल रखा है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से ही हम उसके यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल ले लेते हैं, वॉकिंग, कि चलना, ठीक है, किसी भी सरफेस के ऊपर, वॉकिंग ऑन सरफेस, जी किसी भी सरफेस के ऊपर आप जब रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, चलने लग रहे हो, तो वो कोई भी सरफेस होगा उन दोनों सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन होता है। जनरल एग्जांपल मान लो कि भैया आपके पास अर्थ है और यहाँ पर आपका ये फिट, आप जैसे पैर को आगे करते हो आगे बढ़ने के लिए आप क्या करते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। तो क्या करेंगे, अगर आपको मान लो कि ये पैर यहाँ पर स्लिपरी हो जाए और आपका पैर स्लिप होकर गिर जाए, मतलब वहां पर क्या होगा कि देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो जितने भी हम मोर चलने की काम करते हैं या जो टायर्स वगैरह गाड़ियों की चलती है वो सभी फ्रिक्शन के बीच में होते हैं। जैसे भाई गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे रोड हो गया, रोड के ऊपर ये टायर हो गया, टायर के ऊपर जैसे आगे की तरफ चल रहा है टायर तो क्या करेगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगता है, देयर इज अ फोर्स बिटवीन द ग्रिप ऑफ द टायर एंड द रोड, कि जो टायर की जो ग्रिप होती है उनके बीच में, जो रोड होते हैं उनके बीच में एक फोर्स लगती है और वही फोर्स उसको आगे मूव करवाने के लिए क्या करता है भाई, हेल्प करता है, ठीक है।
तो ये तो पता चल गया भाई फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली एक तरह की अपोजिंग फोर्स है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसके मोशन को क्या करती है भैया, अपोज करती है। ठीक है, इतना हमें पता लग गया। लेकिन अब मेन बात ये थी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो फ्रिक्शन फोर्स को क्या इफेक्ट करती है, उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। तो उसकी इफेक्ट के लिए दो तीन फोर्स जो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है भाई आपके पास कि उसका जो सरफेस हो ना वो रेगुलर है, इरेगुलर है, कैसी है। तो सबसे पहली चीज होती है इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस। ठीक है, अभी तक तो अभी फोर्स के बारे में पढ़ लिया, फ्रिक्शन फोर्स क्या चीज थी बता दी। अब हम बात कर रहे होंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन फोर्स, कि फ्रिक्शन फोर्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहला जो फैक्टर है हमारे पास, मैंने बताया था इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस की। सबसे पहली चीज है आपके पास इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस की, कोई भी जो सरफेस है उनकी इरेगुलरिटी। दूसरी चीज होती है कि प्रेशर, भाई उनका प्रेशर कितना होता है। तीसरी चीज होती है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हो गया आपके पास। तो उसके बाद चौथी चीज होता है नेचर ऑफ मटेरियल। इन सब के बारे में पढ़ेंगे भाई, कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे डिपेंड करती है। भाई इरेगुलरिटी से हमारा क्या मतलब है, या फिर प्रेशर से हमारा क्या मतलब है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या मतलब है, या इस नेचर ऑफ मटेरियल से क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस। इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस का मतलब कि हमारे पास दो तरह के सरफेस होते हैं। एक होता है प्लेन सरफेस होता है और एक होता है भाई रफ सरफेस होता है। ठीक है, तो अब हम प्लेन और रफ सरफेस की बात कर लेते हैं। मैंने कह दिया कि भाई जैसे दो सरफेस है, ठीक है, दो सरफेस में आपके पास क्या हो गया कि एक सरफेस तो रेगुलर है, रेगुलर का मतलब प्लेन है, बहुत ही आपके पास प्लेन सरफेस हो गया। अब प्लेन सरफेस की जब हम बात करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि प्लेन सरफेस में जब फोर्स लगेगी वो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स की एक इंटरलॉकिंग चीज होती है। कि जैसे कि भाई तो इस तरह से ऊपर खापड़ बिल्कुल आपके पास, तो यहाँ पर जब हम कुछ भी करेंगे तो क्या होगा भाई, जैसे इन पोर्शन में क्या होगी, एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी तो वो मोशन को क्या करेगी, ज्यादा फोर्स करेगी। तो यही होती है आपके पास कि इरेगुलरिटी का मतलब कि सीधी सीधी बात यही होती है कि जो सरफेस इंटरलॉक हो रहे हैं आपके पास, भाई जैसे कि क्या होगा, मैंने कह दिया भाई एक नॉर्मल सी सरफेस की बात कर लेते हो, मेरे पास दो कार्ड उसके वुड के टुकड़े हैं इस तरह से, कुछ एक ऐसा है और एक इसी की डायरेक्शन मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह के अपोजिट में रखा हुआ है। ये दो सरफेस है, जब मैं इसको यहाँ पे सिर्फ पुट करूंगा, इसको मूव करवाने की कोशिश करूंगा तो ये मूव नहीं कर पाएगा। तो ये सरफेस कैसा होगा भाई, ये इरेगुलर सरफेस हो गया। जब ये इरेगुलर सरफेस हो गया तो मतलब ये होगा कि इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी भाई, ज्यादा हो गया। लेकिन अगर मैं सिंपली कहता हूँ कि मेरे पास दो बिल्कुल प्लेन सरफेस है तो इनके ऊपर अगर इन दोनों को मैं पुट कर देता हूँ और फिर इसको मूव करवाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया इसके ऊपर और दूसरे सरफेस को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, दोनों सरफेस को एक दूसरे के ऊपर पड़ दिए आराम से। जब मैं ऊपर वाले को स्लाइड करूंगा नीचे वाले को कांस्टेंट रखते हुए, तो नीचे वाला बिल्कुल ऊपर वाला बिल्कुल आसानी से क्या हो जाएगा भाई, स्लाइड हो जाएगा। जब स्लाइड होगा तो मतलब ये कैसे सरफेस है आपके पास, रेगुलर सरफेस। मतलब ये हो गया कि इरेगुलर सरफेस के ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है और रेगुलर सरफेस के ऊपर या प्लेन सरफेस के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगती है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कोई ज्यादा खुरदरा सरफेस है जिसमें ज्यादा ही गड्ढे बने हुए, ज्यादा ही रफ सरफेस है, तो उसमें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा भाई, ज्यादा होगा, और जो प्लेन होगा उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो मैंने आपको बताया था कि भाई प्रेशर क्या होता है, कि भाई हमने बात कर ली थी कि भाई जो इससे सेकंड डिपेंड करता है दैट इज डिपेंड ऑन द प्रेशर, कि भाई प्रेशर के ऊपर। तो प्रेशर के ऊपर जब मैं डिपेंडेंसी चेक करने लग रहा हूँ तो भाई प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर का मतलब ये होगा भाई, अगर मैंने किसी सरफेस का मान लो कि भाई उसका दबाव कम है, ठीक है दिया कि भाई एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास सरफेस हो गया, इसके ऊपर एक लाइट मास पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास मैंने m मान लिया, और दूसरा इसी सरफेस के ऊपर एक हैवी मास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
जिसका मैंने कैपिटल एम मान लिया। 2 मास ऑब्जेक्ट हो गया, 2 मास ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब मुझे ये बताओ कि विच विल एक्सर्ट द मोर प्रेशर, भाई कौन ज्यादा प्रेशर करेगा? सीधी सीधी बात है भाई, फोर्स आपके पास तो दोनों की बेस में लगेगी, mg लग जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पे कैपिटल mg। अब इसका एरिया भी डिपेंड है यहाँ पर। तो सीधी बात है कि भाई छोटे वाले का जो वेट होगा वो कम लगेगा, बड़े वाले का वेट ज्यादा होगा। जिसका वेट ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और जो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। सीधी सीधी बात है कि ऑब्जेक्ट विच हैज मोर मास, जिसका ज्यादा मास होगा, हैव हायर फ्रिक्शन, वो क्या करेगा भाई, ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। क्योंकि आप लोग इसको प्रैक्टिकली देख सकते हो डेली कि जैसे आप मान लो कि आपने भाई एक लाइट मास पार्टिकल है और एक हेवी मास पार्टिकल है, एक बुक है, उसको आप एक टेबल के ऊपर मूव करवा रहे हो, वो इजीली मूव हो जाएगी। लेकिन उतने ही साइज की मैंने 3 बुक को ऊपर नीचे रख दिया, फिर उसको मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या होगी, जो 3 बुक ऊपर नीचे रखी हुई है उनको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। मतलब सीधी सीधी बात ये होगी भाई, जिसका वेट ज्यादा हो गया, जिसका प्रेशर ज्यादा हो गया, जिसका वेट ज्यादा होगा वो फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करेगा, फोर्स ज्यादा अप्लाई करेगा तो उसका प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। तो जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब यही हो गया कि डायरेक्टली बोल सकते हो आप कि जिसका ज्यादा प्रेशर होगा वही आपके पास क्या होगा भाई, कि आपका उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो इसका मतलब सिंपल होगा कि एक लाइट ऑब्जेक्ट होता है ना, तो लाइट ऑब्जेक्ट exert less force of friction। और एक हैवी जो ऑब्जेक्ट होगा ना आपके पास, वो क्या करेगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब क्या करेगा भाई, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये पता लग गया आपको कि इसका जो प्रेशर है वो कैसे डिपेंड करता है। ये पहला किसी चीज पर प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अपने पास, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, 2 चीजें बता देती है भाई कि एक सरफेस की रेगुलरिटी बता दी है, एक प्रेशर बता दिया है। अब एक जो तीसरी चीज है मैंने यहाँ पर लिखा था कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब है कितना एरिया उसका कॉन्टैक्ट में। भाई अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, भाई एरिया ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो सिंपल सी बात, भाई एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जितना ज्यादा एरिया कॉन्टैक्ट पे रहेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ज्यादा लगेगा। क्या ये पॉसिबल? अभी बना के देख लेते हैं। जनरली क्या होता है कि इट इज इंडिपेंडेंट टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब में कितना एरिया कॉन्टैक्ट, तो जितना ज्यादा आपके पास जनरली क्या लग रहा होगा कि भाई जैसे मैंने एक टेबल ले लिया, यहाँ पर इस टेबल के यहाँ पर एक पुली लगा दी है और यहाँ पर कोई भी एक ब्लॉक रख दिया, सिंपल सा एक ब्लॉक का, और यहाँ से एंकर करते मैंने यहाँ पर एक पैन लगा दिया जिसमें वेट डालेंगे तो नीचे की तरफ इसको पुश करेगा। ठीक है, अब भाई ये बात है कि पहले सिंपल एक मास मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था, क्लियर भाई, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, इसके पीछे एक और मास लगा, एक मास और इसके पीछे और लगा दिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा भाई, ये 2 मास होगी। तो अब मैं जिसको भाई यहाँ पर वेट बढ़ाऊंगा तो उससे पता लग जाएगा भाई जितना ज्यादा वेट यहाँ पर हैंग होगा, मतलब फोर्स यहाँ पर पता लग जाएगी। भाई जित मान ली पहले 1 था तो मैंने यहाँ पर मान लो भाई 10 वेट यहाँ पर लगा दिया, 10 किलोग्राम आपके पास, फिर लेकिन आपने जब 2 लगाया तो ये 20 हो गया, तो मतलब एरिया भी बढ़ गया, क्योंकि पहले सिर्फ एक पोर्शन कवर में था एरिया में, अब ये दोनों मतलब एरिया भी इंक्रीज हो गया। मतलब एरिया जब इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब भाई मेरा यहाँ पर फोर्स भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर मैं इसी चीज को देखूं, मैंने कह दिया कि भाई ये दोनों के दोनों ब्लॉक सिंपली कुछ ऐसे रख दिए कि दोनों को मैंने एक ब्लॉक को यहाँ पर और दूसरे ब्लॉक को इसके जस्ट ऊपर रख दिया। ठीक है, दोनों को मैंने क्या कर दिया भाई, ऊपर नीचे रख दिया। जब मैंने दोनों को ऊपर नीचे रख दिया, फिर यहाँ से सेम भाई यहाँ पर ये पुली हैंग करते हुए यहाँ पर ये पैन लगा दी, मैंने यहाँ पर वेट डाल रहा हूँ मैं, तो चीजों पर लगी भाई कि जितना वेट यहाँ पर दोनों पे लगा हुआ था उतना ही वेट मुझे यहाँ पर लगाना पड़ा। जितना वेट इन दोनों पर इसको खींचने के लिए लगाना पड़ा था, इसमें पैन में डालना पड़ा था, उतना ही वेट इन दोनों को जो मैंने ऊपर नीचे रखा था खींचने लगा। मतलब इसमें वही एक चीज साफ हो गई कि यहाँ पर एरिया ज्यादा था, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया है ना वो क्या है, कम है।
मतलब ये भाई एरिया के ऊपर तो डिपेंड नहीं करती है। हाँ, ये वेट के ऊपर डिपेंड जरूर कर रही है कि यहाँ पर मास इंक्रीज हो रहा है तो आपका फोर्स फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या भाई एरिया के ऊपर कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कहोगे इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के क्या भाई, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब इसमें लास्ट जो बचता आपके पास वो बताया था कि नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है। नेचर से मतलब यहाँ पर भाई क्या होगा कि उसके बिहेवियर से नहीं, मतलब उसकी भाई ये सरफेस पता करना है कि जो नेचर का मतलब क्या होता है। नेचर का मतलब होता है कि वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे काम करेगा, या दो प्लेन सरफेस है, दो रफ सरफेस है, उनके बीच में कैसा काम करेगा। द नेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, कि भाई दो सरफेस कैसे उनके बीच में। अगर दो रफ सरफेस है, टू रफ सरफेस, दो रफ सरफेस है, तो उनके बीच में फोर्स क्या रहेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी मोर, विल बी मोर। जैसे मैंने दो वुडन ब्लॉक ले लिए हैं भाई, एक वुडन ब्लॉक यहाँ पर ले लिया और दूसरा वुडन ब्लॉक यहाँ पर ले लिया। जब इन दोनों वुडन ब्लॉक को मैं एक दूसरे के ऊपर रब करता हूँ तो मुझे इसको मूव करवाने के लिए मैंने कहा भाई एक सरफेस वुडन का ये दूसरा यहाँ पर है और मैं इसको मूव करवा रहा हूँ। जब मैं इसको मूव करवाऊंगा तो इसको मूव करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा मैंने कह दिया इफ द सरफेसेस आर प्लेन, अगर जो दोनों के दोनों सरफेस है, सरफेसेस आर प्लेन, बिल्कुल स्मूथ या प्लेन बोल सकते हैं आप इसको, कि दोनों के दोनों बिल्कुल स्मूथ है या फिर प्लेन है, तब क्या होगा, तब क्या होगा भाई कि आप लोग सिंपली इसको देखेंगे कि जब दो सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, जैसे कि मैंने भाई दो कांच के पोर्शन ले ली, कि एक ग्लास ये ले लिया और उसके ऊपर दूसरा गिलास रख दिया, तो गिलास के ऊपर गिलास को जो मैं इजीली मूव कराऊंगा तो आप देखेंगे कि दोनों के दोनों क्या करेंगे भाई, वो बिल्कुल इजीली मूव कर जाएगा। ठीक है, गिलास क्या करेगा, बिल्कुल इजीली मूव कर जाएगा भाई, बिल्कुल प्लेन सरफेस हो गया आपके पास तो वो आराम से मूव कर जाएगा। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि भाई ये आपके पास होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल लेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल लेस। ठीक है, अब तीसरी बन जाता है कि भाई एक सरफेस प्लेन हो और एक सरफेस आपके पास रफ हो, तो वो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उन दोनों के मिडिल में कहीं निकल कर आएगा। तो उसकी वजह भाई नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई दिस नेचर कैसा है। ये भी हो सकता है कि भाई जैसे मेटल मेटल की बात हो जाए, भाई दो मेटल के बीच में कैसा हो सकता है, या एक अलग मेटल के बीच में कैसा हो सकता है। ठीक है भाई, मैंने कह दिया भाई आयरन आयरन के बीच में कैसा होगा, या फिर आयरन और उसके बीच में कैसा होगा, तो वो अलग अलग डिपेंड करता है। मेनली बात ये होती है कि वो सरफेस डिनोट करता है कि भाई उनका रफ सरफेस होता है या फिर प्लेन सरफेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिक बेसिक इसके क्या थे, फैक्टर्स थे जो इसको अफेक्ट करने लग रहे थे। तो आपको पता लग गया कि आपके पास क्या क्या फैक्टर्स को अफेक्ट करने लग रहे हैं। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर ये आता है कि भाई ये क्या क्या करता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, सीधी सीधी बात होती है, द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अपोज द मोशन, अपोज द मोशन मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा ना तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसको किस में ला देता है भाई, रेस्ट में ला देता है। एक आपने बॉल को थ्रो किया ग्राउंड के ऊपर, बॉल कुछ देर तक तो चलेगी लेकिन उसके बाद वो लास्ट में किस में जाती है भाई, रेस्ट में जाती है। उसके ऊपर कोई फोर्स पड़ने लगती है बाहर से, सिर्फ एक फ्रिक्शन ग्राउंड और बॉल के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वही क्या होती है भाई, अप्लाई होती है, कि वो इन दोनों के बीच में अप्लाई हो गई है तो फिर ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास फ्रिक्शन फोर्स के बेसिक कंसेप्ट है और इससे रिलेटेड नोट्स मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दिए थे, तो वहां से आप इसको देख लें। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई किस टाइप के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं और उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, और फिर भाई कैसे उसको डिक्रीज किया जा सकता है, कैसे इंक्रीज किया जा सकता है फ्रिक्शन। बस ये चीजें पढ़ेंगे भाई, टाइप कैसे रहेंगे, डिसएडवांटेज और एडवांटेज,
और हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक, थैंक यू।